नमस्कार दोस्तों, वाईफाई सर्रा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे समास की। देखिए, समास सम प्लस आस। दो पदों के मेल से मिलकर बना हुआ है सम प्लस आस, यानी ऐसे पद जो पास पास आकर के ऐसे शब्द का निर्माण करें कि उस मूल शब्द का अर्थ ज्यों का त्यों बना रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पद पास आ जाए और उन पदों को मिलाने से हम समास बना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे सम यानी सम्यक या उचित पद पास लाए जाएं जिन पदों से उस मूल शब्द का जो अर्थ है वो ज्यों का त्यों बना रहे, उस अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न आए। सम का मतलब हुआ यहाँ पे सम्यक और यहाँ आस का मतलब है आना, यानी पदों का सम्यक रूप से पास आना। पदों का सम्यक रूप से पास आना। पदों का उचित या सम्यक रूप से पास आना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। इस समास के अंदर हम देखें कि पद ऐसे आए कि दोनों पद पास पास आने के बाद जो अपना मूल जो पद है, मूल जो शब्द है, उसका अर्थ जो है वो ज्यों का त्यों बना रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि समास का एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास के शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो शाब्दिक अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ यहाँ पे होता है संक्षेप। संक्षेप इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है, यानी अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम शब्दों के द्वारा प्रयुक्त करना सामासिक शैली कहलाती है। या हम कहें कि अधिक से या अधिक पदों को कम से कम शब्दों के द्वारा दर्शाना क्या है? सामासिक पद होते हैं। समास के यदि हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम जो होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। व्यास, समास का विलोम होता है व्यास। बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि हमें समास के विलोम में यूं लगता है कि जैसे समास का हम विग्रह करते हैं तो हमें ऑप्शन में मिलता है समास का विलोम विग्रह, तो अक्सर हमारे से गलती हो जाती है। ये ध्यान दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ध्यान दें कि हम इसका विग्रह न करें, इसका क्या करें? समास का व्यास करें, या हम कहें व्यास का मतलब है विस्तार। यानी व्यास शैली के अंतर्गत क्या होता है? अधिक से अधिक शब्दों के द्वारा कम से कम अर्थ को प्रकट किया जाए। कैसी शैली बन जाएगी? व्यास शैली बन जाएगी। और सामासिक शैली की हम बात करें तो सामासिक शैली में क्या होता है? कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना क्या कहलाता है? सामासिक शैली कहलाती है। जैसे बिहारी जी ने अपने काव्य के अंदर अधिकतर स्थानों पर सामासिक शैली का प्रयोग किया है और इसीलिए कहा जाता है कि गागर में सागर भरना, यानी कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना क्या कहलाता है? सामासिक शैली कहलाती है। आइए आज हम इसकी आगे बात करें कि समास कितने होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। यहाँ पे देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि समास क्या है कि समास में दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा को कि दो पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं यदि उनका लोप कर दिया जाता है तो उस पदों के बीच के लोप होने के बाद जो पद बनते हैं वो सामासिक पद कहलाते हैं। तो दो पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों को या कारक चिन्हों को या परसर्गों को लुप्त करना भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब यहां पे हम बात करें कि अगर जो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से युक्त जो शब्द होता है वो पद किस नाम से जाना जाता है? वो सामासिक पद के नाम से जाना जाता है। कैसे? जैसे अपन बात करें कि विद्यालय शब्द आ गया तो विद्यालय शब्द में विभक्ति चिन्हों का अब क्या है? लोप है। और यदि इसका हम विग्रह करें कि विद्या के लिए आले, तो वहां पर के आले जो हमारा विभक्ति चिन्ह था, जो संप्रदान के जो विभक्ति चिन्ह थे उनका हमने लोप किया। लोप किया हुआ जो पद होगा वो सामासिक पद कहलाएगा। और उसको यदि हम प्रयोग कर देते हैं विभक्ति चिन्हों का तो वो क्या बन जाएगा? विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करने से वो क्या बनेंगे? वो यहां पर ध्यान दें, उसका विग्रह बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। अब बात करें यहाँ पे समास के भेदों की, तो देखिए समास के भेद जो हैं अक्सर हमें ये देखना है कि समास जो है ये भेद यहाँ हमें 6 भी मिलते हैं और 4 भी मिलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ जगह पे हमें समास के 4 भेद पढ़ने को मिलते हैं, कुछ स्थान पे हमें इसके 6 भेद पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले देखें, समास के अंदर पदों की बात होती है तो समास में मुख्य रूप से दो ही पदों की प्रधानता होती है। दो ही पदों की प्रधानता होती है। हमें बात ये आती है यहाँ पे कि समास में कितने पदों की प्रधानता होती है। समास में मुख्य रूप से 2 ही पदों की प्रधानता होती है। एक होता है इसमें पहला पूर्व पद, जिसको हम पहला पद कह सकते हैं, पहला पद। और एक इसमें दूसरा होता है उत्तर पद, इसको कहेंगे दूसरा पद। समास में कुछ स्थानों पर 2 से अधिक भी पद पाए जाते हैं, लेकिन इसकी मुख्य या प्रमुखता की बात की जाए तो प्रमुखता के आधार पर समास के अंतर्गत 2 ही पद पाए जाते हैं। एक पद इसमें होता है पूर्व पद और एक होता है इसमें उत्तर पद। अब इन पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेद किए गए हैं। अब पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो वहां हमें इसके भेद 6 नहीं करने चाहिए, वहां पर हमें इसके भेद कितने करने चाहिए? इसके 4 भेद करने चाहिए। 4 भेद कौन से होते हैं उसकी हम बात यहां पे करेंगे। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पदों की प्रधानता के आधार पे हेडिंग अपनी बनती है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, ये बात अपन को यहां पे देखनी है। पदों की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके कि किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले देखें पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान के अंतर्गत क्या होता है कि अव्ययीभाव समास को सम्मिलित किया गया है। अव्ययीभाव समास यानी अव्ययीभाव समास की यहां पे क्या विशेषता बन गई कि इस समास का जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। अब पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर समास का पहला भेद बना अव्ययीभाव समास। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा यहां पे देखिए उत्तर पद प्रधान। उत्तर
पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान की यहां पे हम बात करें, उत्तर यानी द्वितीय, तो यहां पे सबसे पहले आता है, तो याद रखें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास, और तीसरे की हम बात करें जिसका नाम है कर्मधारय, कर्मधारय समास। देखें, अगर पूर्व पद प्रधान के आधार पे देखें तो नंबर 1 अव्ययीभाव समास, उत्तर पद की प्रधानता के आधार पे यदि हम बात करें तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब बात करते हैं तीसरे, जहां पर दोनों ही पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान। तो यहां दोनों ही पद प्रधान के आधार पे यदि हम बात करें तो यहां पे ध्यान दें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है, इस समास के दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगर हम बात करें इसके चौथे भेद के, तो चौथा भेद इसमें होता है कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। ये देखें, कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसमें। वो एक हमारा समास है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। यहां हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रश्न इस आधार पे पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पे। देखिए, एक तो ये पूछे कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। अगर कुल की बात की जाए तो वहां पर 4 नहीं करना चाहिए। अगर कुल समास पूछे जाते हैं तो कुल के अंतर्गत हमें ऑप्शन 4 को टिक नहीं करना चाहिए। हमें यदि ये पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो समास होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व का मतलब जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, और वो कौन होते हैं, अव्ययीभाव समास। इसमें पूर्व पद के अंतर्गत एक ही समास होता है जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। दूसरे समास की हम बात करें, उत्तर पद प्रधान समास, यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद की प्रधानता के आधार पे समास के 3 हैं यहाँ पे उदाहरण। एक तत्पुरुष समास होता है, एक द्विगु समास होता है और एक कर्मधारय समास होता है। हम ये कह सकते हैं कि इन 3 समासों में क्या होता है कि पहला पद प्रधान न होकर के कौन सा पद प्रधान होता है, इनमें उत्तर या दूसरा पद प्रधान होता है। इसीलिए देखिए क्या होता है कि इन द्विगु और कर्मधारय समास को स्वतंत्र समास न मान करके तत्पुरुष के ही उपभेद मान लिए जाते हैं पदों के आधार पे। इसीलिए इसके 4 भेद हुए हैं। और जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो दोनों ही पद प्रधान की जहां पर बात आती है तो वहां पे याद रखें कि वहां द्वंद्व समास होता है। और जहां पर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वहां कोई तीसरा ही पद आकर के प्रधान हो जाता है, तो वहां हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां हमारा जो समास बन जाता है वो क्या बन जाता है, बहुब्रीहि समास बन जाता है। प्रश्न एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर अपन को ये पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद हैं, तो हमें ऑप्शन कितना करना चाहिए, 4 वाले को। और यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो हमें वहां पर 4 को नहीं बल्कि कितने को करना चाहिए, 6 को करना चाहिए। तो आइए हम आगे की इसकी बात करें कि समास में पदों की प्रधानता के आधार पे हमने देखा कि भेद हुए 4। अब इनके अलावा देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं समास में जो वाक्य के ऊपर भी निर्भर करते हैं कि उस वाक्य से भी ये पता लग जाता है कि यहाँ समास कौन सा है, और एक वाक्य के आधार पे समास बदल भी जाता है। तो विशेष ध्यान देने योग्य बातें, विशेष ध्यान देने योग्य बातें। देखें
अपन को ये देखना है कि एक ही शब्द में एक से अधिक समास किस प्रकार हो सकते हैं। जैसे अपने पास एक वाक्य आ जाए कि जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया। एक वाक्य आया। दूसरा वाक्य हमें ऑप्शन में ये मिल जाए, भगवान त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म किया। तीसरा ऑप्शन अपन को ये मिले कि भगवान ने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, इस प्रकार का दे दिया, तो यहां पर किसी प्रकार के समास की बात नहीं हुई है। अगले में दे दिया कि भगवान त्रिनेत्र ने, यहां आ गया त्रिनेत्र शब्द, यहां त्रिनेत्र शब्द आया तो त्रिनेत्र में समास पूछा गया है। तो त्रिनेत्र यहां किसके लिए आया? शिव भगवान के लिए आया है। शिव भगवान एक विशेष होने के कारण यहां पे बन गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास बन गया है। और यहां पर देखो भगवान ने त्रिनेत्र से, यहां 3 नेत्रों की संख्या बताई गई। यहां कितने नेत्रों की संख्या बताई गई है? 3। तो यहां पहला पद संख्यावाची होने के कारण इस वाक्य के अंतर्गत क्या आ जाता है? इस वाक्य के अंतर्गत द्विगु समास हुआ है, द्विगु समास। देखिए वाक्य से एक ही पद में समास है वो बदल जाता है। यहां त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास आ गया, यहां त्रिनेत्र में द्विगु समास आ गया। ये जो त्रिनेत्र है ये शिव भगवान के लिए आया है, ये त्रिनेत्र 3 नेत्रों के लिए आया है, आंखों की संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या का बोध कराने के कारण ये द्विगु हो गया और ये बहुब्रीहि हो गया। दोस्तों समास में आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम समास के अव्ययीभाव समास की चर्चा करेंगे और पूरे समास को हम एक पार्ट के हिसाब से आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कि हमारे इस छोटे से प्रयास के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सहायक बनकर के सफलता दिलाने में प्रयास कर सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।